Hello everyone, welcome to ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 29 को कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग लेक्चर नंबर 30 को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 29 में मिलिंग ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशन कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर कितने तरीके के होते हैं और टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीनें कितने तरीके की होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने लेक्चर नंबर 29 में डिस्कस किया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, जब हम मिलिंग मशीन के माध्यम से गियर को काटते हैं, गियर टीथ को काटते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, एक इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग उसी इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग कितने प्रकार की होती है और इंडेक्सिंग का यूज हम कहाँ पर करते हैं। तो बेसिकली इंडेक्सिंग क्या होती है, जैसे सपोज करिए, देखिए, आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इंडेक्सिंग पर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंडेक्सिंग। इसी को एक दूसरे नाम डिवाइडिंग हेड के नाम से जानते हैं। देखिए, इसी को हम लोग डिवाइडिंग हेड के नाम से जानते हैं। तो अभी वो भी क्लियर हो जाएगा। डिवाइडिंग हेड, अब ये समझिए क्या है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक प्लेट है। अब अगर इस प्लेट पे मान लीजिए कि हमें 10 टीथ काटने हैं। सपोज करिए नंबर ऑफ टीथ हमें 10 काटने हैं, 10 टीथ हमें जनरेट करने हैं, गियर के टीथ। तो हम क्या करेंगे, इक्वली, देखिए ऐसे अगर हम इसके बीच में टीथ जनरेट करेंगे, तो सपोज करिए एक टीथ हमने ये जनरेट कर लिया, एक हमने ये जनरेट कर लिया, ये जनरेट कर लिया, ये जनरेट कर लिया। अभी देखिए, तो हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम लोगों ने टीथ को जनरेट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम लोगों ने क्या किया, अगर हम यहाँ पे 10वें टीथ को जनरेट करेंगे, सपोज करिए 10वें टीथ को जनरेट करेंगे, तो एक कमी आ गई हमारे पास। कमी ये आ गई कि इन दोनों टीथ के बीच में जो स्पेस मिल रहा है, इन सभी टीथ से क्या हो गया, कम हो गया। दूसरी बात, अगर हम इस टीथ को हटा दें तो स्पेस ज़्यादा हो जाएगा और हमें नंबर ऑफ टीथ 10 बनाना था, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ कितना बना है, केवल 9 बना है। तो इस कमी को दूर करने के लिए, मतलब किसी प्लेट पे इक्वली डिवीज़न में डिवाइड करने के लिए जिस टेक्निक का उपयोग करते हैं, वही टेक्निक हमारी इंडेक्सिंग और डिवाइडिंग हेड कहलाती है। डिवाइडिंग का मतलब इस प्लेट को, ये हमारी कहलाती है बेस प्लेट, बेस प्लेट। अब इस बेस प्लेट को इक्वल डिवीज़न में डिवाइड करने के लिए हम डिवाइडिंग हेड का उपयोग करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी इंडेक्सिंग क्या होती है। तो इंडेक्सिंग इज ए टेक्निक, इंडेक्सिंग इज ए टेक्निक, इंडेक्सिंग इज ए टेक्निक बाय विच, जिसके द्वारा, बाय विच डिवाइड सम इक्वल डिवीजन ऑन ए सर्कुलर प्लेट। डिवाइड सम इक्वल डिवीजन इन ए सर्कुलर प्लेट। क्योंकि गियर हम क्या करेंगे, सर्कुलर प्लेट या सर्कुलर डिस्क पर, इन ए सर्कुलर प्लेट। तो इस मेथड को हम लोग इंडेक्सिंग या डिवाइडिंग हेड के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इस इंडेक्सिंग के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो पहले टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग पढ़ेंगे,
और उसके बाद उस इंडेक्सिंग में यूज होने वाली इंडेक्सिंग प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडेक्सिंग प्लेट और टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए एक सिंपल सी टेक्निक आपको बताते हैं इंडेक्सिंग के बारे में। देखिए इस प्लेट पे इस तरीके के इक्वल डिवीज़न में गियर को डिवाइड करने के लिए इंडेक्सिंग का उपयोग करेंगे। अब आपको पता है कि गियर भी हमारे कई तरीके के बनाए जाते हैं। हमारे गियर कैसे बनाए जाते हैं? सिंपल गियर बनाए जाते हैं, वर्म एंड वर्म व्हील बनाए जाते हैं। वहीं पे सिंपल गियर में दो तरीके का टीथ जनरेट किया जाता है, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल और साइक्लॉइडल प्रोफाइल। इस तरीके का जो गियर होता है वो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कहलाता है, और इस तरीके का जो गियर टीथ हम बनाते हैं ये हमारा साइक्लॉइडल प्रोफाइल कहलाता है। इस तरीके के गियर में जब दूसरा गियर हमारा आके इसके साथ मेश होता है, जब हम ऐसे दूसरा गियर मेश करते हैं तो यहाँ पर अंडर कट होने के चांसेस होते हैं, जिससे ये गियर फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब दूसरा गियर आएगा तो उसे भी इस तरीके का डिज़ाइन दे देंगे, तो ये सर्कुलर की वजह से यहाँ पर अंडर कट नहीं मिलेगा। इस तरीके से बनता है। तो ये हम गियर को बोलते हैं इन्वॉल्यूट गियर, और ये होता है साइक्लॉइडल गियर। ये तो गियर की टीथ को हम बना रहे हैं। अब जैसे कुछ एंगुलर गियर हमारे पास होते हैं, सन एंड प्लैनेट गियर होते हैं, तो उन सब को भी बनाने के लिए हम इंडेक्सिंग मेथड का ही यूज करते हैं। तो इंडेक्सिंग मेथड आर यूज्ड इन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंडेक्सिंग इज यूज्ड इन, किसको बनाने के लिए? गियर को बनाने के लिए। यूज्ड इन प्रोड्यूस गियर टीथ, गियर टीथ को बनाने में हम इंडेक्सिंग का उपयोग करते हैं। बेसिकली इंडेक्सिंग में एक इंडेक्सिंग प्लेट होती है, एक क्रैंक होती है, एक शाफ्ट होती है। इस तरीके से हमारा इंडेक्सिंग कंप्लीट होता है। तो वो भी हम लोग बनाएंगे, विथ डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या है? इंडेक्सिंग इज यूज्ड इन प्रोड्यूस गियर टीथ। अब इसमें जो हम लोग एलिमेंट का यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग के प्रकार। बेसिकली हम लोग 4 तरीके की इंडेक्सिंग का उपयोग करते हैं। हम लोग बेसिकली 4 तरीके की इंडेक्सिंग का उपयोग करते हैं। कौन कौन सी? हमारी होती है सिंपल इंडेक्सिंग, दूसरी हमारी होती है कंपाउंड इंडेक्सिंग, तीसरी हमारी होती है इन्वॉल्यूट इंडेक्सिंग, और चौथी हमारी होती है एंगल पर जब हमारी होगी तो उसे हम कहेंगे एंगुलर इंडेक्सिंग। तो इस तरीके से हम अपने इंडेक्सिंग को 4 तरीके से डिवाइड करते हैं, सिंपल इंडेक्सिंग, कंपाउंड इंडेक्सिंग। चलिए नोट करते हैं। पॉइंट 1 सिंपल इंडेक्सिंग। पॉइंट नंबर 2 कंपाउंड इंडेक्सिंग। देखिए सिंपल इंडेक्सिंग और कंपाउंड इंडेक्सिंग, पहले यहीं पे समझ लीजिए इन दोनों का उपयोग हम कैसे करते हैं यूज। पहले देखिए सिंपल इंडेक्सिंग का उपयोग हम करते हैं यूज्ड ओनली मैनुअली। ये हम क्या करते हैं, इसका उपयोग मैनुअली हम करते हैं, और इसका उपयोग सिंपल गियर को बनाने के लिए किया जाता है मैनुअली एंड इन सिंपल गियर। सिंपल गियर टीथ को बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा हमारा होता है कंपाउंड इंडेक्सिंग। कंपाउंड इंडेक्सिंग का मतलब ये समझिएगा कि ये हमारा क्या होगा, मैनुअली भी इस इंडेक्सिंग का हम उपयोग करेंगे और मैकेनिकली भी हम इसका उपयोग करेंगे, और इसके माध्यम से भी सिंपल गियर को हम प्रोड्यूस कराते हैं। तो इस तरीके से
इसके बारे में भी हम लोग क्या जानेंगे, ये हमारा होगा यूज्ड मैनुअली और मैकेनिकली एंड इसे हम मैनुअल और मैकेनिकल दोनों तरीके से यूज करते हैं एंड ऑल्सो प्रोड्यूस ए सिंपल टाइप ऑफ गियर एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग सिंपल गियर। तो इस तरीके से हमारा हो गया सिंपल इंडेक्सिंग और दूसरा हो गया कंपाउंड इंडेक्सिंग। थर्ड हमारा देखिए एंगुलर इंडेक्सिंग। थर्ड हो गया एंगुलर इंडेक्सिंग। एंगुलर इंडेक्सिंग का मतलब क्या होगा, जब हमें गियर टीथ को किसी एंगल पे काटना हो, हमें गियर टीथ को, जैसे हमारे गियर टीथ कैसे हैं, ये तो हमारे प्रोफाइल पे कटे हुए हैं, अगर हमें किसी एंगुलर पर गियर टीथ को काटना हो तो उस समय हम जिस इंडेक्सिंग का उपयोग करेंगे वो हमारी कहलाएगी एंगुलर इंडेक्सिंग। तो इस तरीके से वो हमारी कहलाएगी एंगुलर इंडेक्सिंग। अब एंगुलर इंडेक्सिंग में यूज्ड ओनली मैकेनिकल एंड प्रोड्यूस, देखिए इसका उपयोग हम लोग मैकेनिकली द्वारा करते हैं और कैसे एंगल को मतलब गियर टीथ में एंगल को प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग किया जाता है एंड प्रोड्यूस एंगल इन गियर टीथ। नेक्स्ट हमारी इंडेक्सिंग होती है डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। डिफरेंशियल इंडेक्सिंग देखिए डिफरेंशियल इंडेक्सिंग का मतलब होता है, जैसे सिंपल इंडेक्सिंग और कंपाउंड इंडेक्सिंग को हम लोग मैनुअल यूज करते थे, तो इन दोनों को हम लोग मैकेनिकली यूज करेंगे और सिंपल और कंपाउंड इंडेक्सिंग का उपयोग हम लोग सिंपल गियर को बनाने के लिए करते थे और यहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल इंडेक्सिंग का उपयोग डिफरेंशियल गियर को बनाने के लिए करते हैं, है ना। तो यूज्ड मैकेनिकली एंड मेकिंग डिफरेंशियल गियर। डिफरेंशियल गियर, तो इस तरीके से हम इसका उपयोग डिफरेंशियल गियर को बनाने में करते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग। अब इस इंडेक्सिंग में हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, देखिए आपके क्वेश्चन में एंगुलर से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, डिफरेंशियल से भी नहीं आएगा, कंपाउंड से भी नहीं आएगा, सिंपल से आएगा। सिंपल इंडेक्सिंग से आपके सिलेबस में क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ टीथ हमें अगर 40 काटने हो या 30 टीथ काटने हो तो उस समय हमारा क्रैंक का रोटेशन कितना होगा वो निकालिए और उस क्रैंक के रोटेशन के बाद पिन को कितना होल आगे खिसकाना होगा वो बताइए। तो यही सब क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम उसको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अब क्या होगा, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिवाइडिंग हेड। क्योंकि टाइप्स ऑफ, देखिए डिवाइडिंग हेड के अकॉर्डिंग ही हम लोग इंडेक्सिंग को पढ़ते हैं। तो ऐसे देखिए, पहले इसका पूरा मैकेनिज्म समझिए। देखिए होता क्या है, हमारे पास ऐसे देखिए एक इस तरीके की सपोज करिए शाफ्ट होती है, इस तरीके की एक शाफ्ट होती है। अब इस शाफ्ट पे जैसे आपने पढ़ा होगा वर्म एंड वर्म व्हील, वर्म और वर्म
पहिया जिसे आप जानते हैं, तो क्या होता है, इस शाफ्ट पे इस तरीके के थ्रेड बने होते हैं, यहाँ तक इस पर थ्रेड बने होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस शाफ्ट को ऐसे यहाँ पर हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देंगे और इस पर एक प्लेट लगा देंगे। जब आप देखेंगे तो इस पर एक इस तरीके की प्लेट लगा देंगे। ये आप ऐसे ऐसे देखिए, प्लेट ऐसे लगी होगी। जब इस तरीके की प्लेट लग जाएगी और इस प्लेट में ये जो हमने प्लेट लगाया, आप देखिए ऐसा जो हमने इसमें प्लेट लगाई, इस प्लेट में इस तरीके के होल बने रहते हैं। बहुत सारे होल बने रहते हैं। अभी ये भी हम लोग जानेंगे कि कितने होल बने रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है इस तरीके से। इसमें देखिए एक ऐसे हैंडल लगा होता है, मतलब आप ऐसा समझिए कि ऐसा हैंडल लगा होगा और वो इस तरीके का बना होगा। जब इस सिस्टम को हम यहाँ पे लगाएंगे, मतलब कुछ हम इसको ऐसा लगाएंगे, ये ऐसा होगा और इस तरह इसमें ये बना रहेगा। अब देखिए क्या होगा कि ये जो हमारी इंडेक्सिंग प्लेट है, इसको हम लोग बोलेंगे इंडेक्सिंग प्लेट। अब इस इंडेक्सिंग प्लेट के ऊपर ये हमारी क्या कनेक्ट होगी, इसे हम लोग बोलेंगे पिन और ये हमारा होता है हैंडल। हम इस हैंडल को पुश भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। जब पुश करेंगे तो ये होल से बाहर आ जाएगा, फिर जब छोड़ देंगे तो ये वाला पॉइंट जिस भी होल के सामने होगा उसमें जाकर फिट हो जाएगा और उसे घूमने से रोक देगा, मतलब लॉक कर देगा। और उसके बाद इस प्लेट को देखिए, ये प्लेट आप अगर ऐसे देखेंगे तो इससे कनेक्टेड की जाती हैं। ये जो हमारा देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वार्म, इसी को हम लोग बोलेंगे वार्म। ये इससे कनेक्ट होगी। देन इस वार्म को यहाँ पर एक हमारे पास गियर बना होगा। आप देखिए ऐसा एक हमारे पास गियर बना होगा और इस गियर पे टीथ जनरेट किए गए होंगे। इस गियर पे इस तरीके का देखिएगा ऐसे। अब इस पे मान लीजिए कि इस तरीके के, चलिए सिंपल टीथ हम जनरेट कर देते हैं। इस तरीके का टीथ जनरेट किया गया होगा। तो देखिएगा जब ये वाला इस वाली प्लेट को हम घुमाएंगे, इस पिन को हम बाहर करेंगे और इसको प्लेट से कनेक्टेड करके रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, जब इस पिन को बाहर पुशअप ऐसे पुश करेंगे, उसके बाद इस वाले हैंडल से इस पूरे प्लेट को ऐसे घुमाएंगे। जब ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसके रोटेशन में ये वाली जो हमारी शाफ्ट दिख रही है, इसे हम बोलेंगे, मान लीजिए ये हमारा कहलाएगा क्रैंक शाफ्ट। तो जब ये प्लेट हम घुमाएंगे, इस प्लेट को ऐसा टाइट फिट करके रखते हैं कि वो इस क्रैंक शाफ्ट के साथ फिट हो जाती है। तो जब इसको घुमाएंगे तो ये क्रैंक शाफ्ट भी क्या होगा, रोटेट करेगा। जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा तो उस समय क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये थ्रेड कटे हुए हैं। जब ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा, इस गियर को भी इस डायरेक्शन में आगे की ओर रोटेट कराएगा। जब इस गियर को रोटेट कराएगा, अब इसमें क्या होगा, अगर इस गियर में नंबर ऑफ टीथ 40 हों, अक्सर तक नंबर ऑफ टीथ हम लोग 30 लेते हैं, नंबर ऑफ टीथ 40 लेते हैं और 50 लेते हैं। मैक्सिमम जो यूज किया जाने वाला नंबर ऑफ टीथ है वो होता है 40। अगर इस गियर टीथ पे 40 टीथ होंगे तो उस समय इस शाफ्ट के, देखिएगा ऐसे देखिएगा, इस शाफ्ट के 40 रोटेशन में ये गियर एक बार रोटेट करेगा। पूरा इसका एक रोटेशन तब कंप्लीट होगा जब ये वाली क्रैंक शाफ्ट 40 बार रोटेट करेगी। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल सा वार्म एंड वार्म व्हील का मैकेनिज्म हो गया।
अब आगे देखते हैं, ये तो यही हमारी पूरी होती है, इसी पूरे सिस्टम को हम लोग इंडेक्सिंग कहते हैं। लेकिन अभी इसके और आगे स्ट्रक्चर हमारा होता है जहाँ पर हमारा वर्कपीस बना होता है। तो चलिए उस स्ट्रक्चर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या होगा, ये देखिए, ये जो हमारी शाफ्ट है, ऐसे ये जो हमारा गियर है, इसको हम एक शाफ्ट पे फिक्स कर देते हैं और उसके बाद इस शाफ्ट पर आगे यहाँ पर हम लोग सपोज करिए कि एक हम ऐसे गोला, हमारे पास भाई गियर टीथ काटना है तो सर्कुलर डिस्क होगी, सर्कुलर डिस्क होगी, तो उस समय हम क्या करेंगे, इसको भी सर्कुलर डिस्क से कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए होगा क्या इसमें, ये हमारा हो गया शाफ्ट, इसे हमने बोल दिया शाफ्ट, और ये हमारा हो गया डिस्क, डिस्क हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे देखिएगा, यहाँ पर हमने टूल को फिक्स करके रखा हुआ है, इस तरीके से हमने अपने टूल को यहाँ पर फिक्स करके रखा हुआ है। ये हमारा कहलाएगा टूल। और ये टूल क्या करेगा, अपने एक्सिस के, देखिए ऊपर नीचे नहीं, ऐसे इस डायरेक्शन में टूल का मूवमेंट होगा। ये टूल हमेशा इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा। तो होगा क्या इसमें मैकेनिज्म में, देखिए सपोज करिए कि ये सारी चीज़ें इस समय स्थिर हों और अगर टूल इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस प्लेट को सपोज करिए इतना काट देगा। अब कितना चौड़ाई में काटेगा, इस टूल की एज इतनी है तो ये इतनी चौड़ाई में यहाँ पर एक टीथ काट देगा। टीथ नहीं काटेगा, ये गैप बना देगा। जब ये गैप बना देगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इस प्लेट को देखिए घुमाना है। अब हमें अगर इस पे सपोज करिए नंबर ऑफ टीथ मान लीजिए 15 काटना है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाला टीथ इस समय यहाँ से शुरू करें कि यहाँ से या यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, जब नंबर ऑफ टीथ 15 काटना होगा तो ऐसी मैकेनिज्म में इसको अभी हम लोग फार्मूले से निकालते हैं कि कितनी बार रोटेट कराएंगे। जब हम रोटेट कराएंगे तो ये वाला गियर हमारा रोटेट होगा थोड़ी देर। अगर मान लीजिए इसको हम 3 राउंड रोटेट कराएंगे, 3 पूरा कंप्लीट राउंड रोटेट कराएंगे, तो ये वाला जो गियर टीथ होगा 1 2 3 टीथ आगे बढ़ जाएगा। जब ये 3 टीथ आगे बढ़ेगा तो ये वाली फेस इसके सामने यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली फेस कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। अब जब ये वाली फेस यहाँ पे आ गई तो ऐसा प्लेन स्ट्रक्चर बन गया। फिर इसको हम ऐसे पिन को लॉक कर दिए और फिर इस टूल को ऐसे इस तरीके से मूवमेंट देने लगे। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर भी इतना टीथ हमारा ऐसे कट जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको स्टॉप कर देंगे, फिर इसको 3 राउंड घुमाएंगे। फार्मूले से जितना राउंड आएगा हर बार उतना ही राउंड हम घुमाएंगे, हम देखेंगे अभी। फिर इसको राउंड घुमाएंगे, फिर पिन को लॉक कर देंगे तो ये भी थोड़ा सा ऐसे आगे रोटेट हो जाएगा। फिर ये वाला पोर्शन अब की बार यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा, ये वाला यहाँ पे चला गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, तो फिर इस तरीके से हमारा टीथ यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे तो इस पूरे प्लेट पर यही प्रोसेस हम लोग बार बार करते रहेंगे। तो इस पूरे प्लेट पर हम लोग क्या करेंगे, टीथ को जनरेट कर लेते हैं। इक्वल टीथ को इक्वल डिस्टेंस में हम लोग जनरेट कर लेते हैं। तो इस पूरी मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग या डिवाइडिंग हेड, इंडेक्सिंग मैकेनिज्म या डिवाइडिंग हेड मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म मैंने बनाया ये आपकी सिंपल इंडेक्सिंग मैकेनिज्म है। इस तरीके की मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंडेक्सिंग मैकेनिज्म या कंपाउंड इंडेक्सिंग भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग हैंडल को हाथ से ऑपरेट कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि सिंपल इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं, मैनुअली यूज करते हैं, तो इसीलिए इस पे हम लोग इसे मैनुअली यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, हम लोग ये जानेंगे कि इस पर कितने होल होते हैं, ये प्लेट कितने टाइप की होती है, इसके कितने रोटेशन में यहाँ पर कितने टीथ कटेंगे। जो क्वेश्चन आता है वहीं से आता है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे ऐसे टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग प्लेट। इस इंडेक्सिंग प्लेट को हम लोग पढ़ेंगे।
कितने टाइप की हमारी इंडेक्सिंग प्लेट होती है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग प्लेट। इंडेक्सिंग प्लेट हमारी कितने प्रकार की यूज की जाती है, हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो पहले देखिए, इस तरीके का इंडेक्सिंग प्लेट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल इंडेक्सिंग प्लेट। हमारी पहली कहलाती है प्लेन या सिंपल इंडेक्सिंग प्लेट, सिंपल इंडेक्सिंग प्लेट। उसके बाद जो हमारी दूसरी इंडेक्सिंग प्लेट होती है वो हमारी कहलाती है ऑप्टिकल इंडेक्सिंग प्लेट। सेकेंड हमारी होती है ऑप्टिकल इंडेक्सिंग प्लेट। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड होती है यूनिवर्सल इंडेक्सिंग प्लेट। देखिए, ऑप्टिकल और यूनिवर्सल इंडेक्सिंग प्लेट का उपयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, कंपाउंड इंडेक्सिंग, एंगुलर इंडेक्सिंग और डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में। सिंपल इंडेक्सिंग के लिए हम लोग प्लेन इंडेक्सिंग प्लेट का उपयोग करेंगे, उसे भी हम लोग अभी जानते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होता है यूनिवर्सल इंडेक्सिंग प्लेट। तो बेसिकली हमारा क्या होता है, इस तरीके से तीन हमारे इंडेक्सिंग प्लेट यूज किए जाते हैं। अब इन तीनों इंडेक्सिंग प्लेट पे अलग अलग नंबर ऑफ होल्स बने होते हैं, तो उनको हम लोग नंबर ऑफ होल्स भी देख लेते हैं कैसे कैसे बने होते हैं। तो चलिए, जब ऐसे देखिएगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इंडेक्सिंग प्लेट, इसे हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा होगा नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन इन इंडेक्सिंग प्लेट। तो हम तीन तरीके की प्लेट यूज करते हैं, प्लेट 1, प्लेट 2 एंड प्लेट 3। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, तीन तरीके की प्लेट में हम लोग पहले प्लेट 1 के लिए जो नंबर ऑफ डिवीजन होंगे, ये जो होल दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम लोग नंबर ऑफ डिवीजन कहेंगे। इसमें नंबर ऑफ डिवीजन यानी कि नंबर ऑफ होल कितने होने चाहिए। तो प्लेट 1 के लिए देखिए 6 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं। ऐसे कितने होल होने चाहिए, इसमें 15 होने चाहिए, 16 होने चाहिए, 17 होने चाहिए, 18 होने चाहिए, 19 होने चाहिए, 20 होने चाहिए और 21। 15 से लेकर 21 तक आपके इसमें होल होने चाहिए। या तो 15 होल होगा, 20 मतलब 16 होल होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा। इस तरीके से हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ डिवीज़न होगा। अब उसके बाद इन नंबर ऑफ डिवीज़न के बाद हम लोगों की प्लेट नंबर 2 आएगी। प्लेट नंबर 2 पर जो हमारा डिवीज़न होगा उस पर भी देखिएगा कितने होंगे, प्लेट 2। देखिए, प्लेट 1 को हम लोगों ने 21 तक डिवाइड किया था। यहाँ पर मैक्सिमम जो मतलब होल आया था वो 21 आया था। तो यहाँ पे हम लोग 21 से शुरू करेंगे। इसमें होगा 21, 23, 27, 29, 31 और 33। 21, 23, 27, 29, 31 और 33,
इतने होल हमारे प्लेट 2 में डिवाइड किए जाते हैं। उसके बाद प्लेट 3 की बारी आती है, तो वहाँ पर हमारा होता है, देखिए प्लेट नंबर 3। अच्छा, प्लेट नंबर 2 को हम लोगों ने कितना 33, यहाँ पर हम लोगों ने 33 पर एंड किया था। तो उसके बाद हमारा हो जाएगा, ऐसे देखिएगा 33 के बाद 37 से हम लोग इस पर स्टार्ट करेंगे। 37, 39, 41, 43, 47 एंड 49। इस तरीके से ये नंबर ऑफ डिवीज़न हमारे होते हैं इस इंडेक्सिंग प्लेट पर। अब इतना बताने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये सब हम लोग क्यों जान रहे हैं, इसका हम लोगों के लिए यूज क्या है। तो इसका यूज हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से इस पे नंबर ऑफ टीथ को कट कर सकें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जानेंगे कि कैसे हम लोग इस पे प्रॉपर नंबर ऑफ टीथ कट करते हैं। तो देखिए, जब हमारे पास कोई प्लेन वर्कपीस आता है, कोई प्लेन वर्कपीस आता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैंक, ब्लैंक, है ना। तो हमारे पास जब भी कोई वर्कपीस आएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे ब्लैंक। अब इस ब्लैंक का डायमीटर जब निकालना हो तो डायामीटर ऑफ ब्लैंक, मतलब देखिए इस ब्लैंक का डायमीटर अगर हमें निकालना हो तो एक फार्मूला होता है ब्लैंक डायमीटर D इज इक्वल टू, ये होता है M और अंदर Z माइनस 2, M Z माइनस 2, वेयर M इज इक्वल टू मॉड्यूल, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ और -2 एक कांस्टेंट है। तो ये हमारा क्या होता है, जब इस ब्लैंक का डाया निकालना होता है तो हम कैसे करते हैं, M इज इक्वल टू मॉड्यूल वेयर M इज इक्वल टू मॉड्यूल, और आप मॉड्यूल बराबर D/T के पढ़ते हैं, D/T के पढ़ते हैं, तो ये अलग की बात हो गई। तो यहाँ से M इज इक्वल टू मॉड्यूल हो जाएगा और Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ। अगर इस प्लेट पर 20 टीथ काटने होंगे तो यहाँ पर टीथ की वैल्यू कितने रखेंगे, 20। अगर इस प्लेट पर 26 टीथ काटने होंगे तो उस समय Z की वैल्यू रखेंगे 26। तो ये हमारा होता है एक सिंपल सा, जब इस ब्लैंक का हमें डायमीटर निकालना होगा तो उस समय हम इसको कहेंगे ब्लैंक डाया। अब इसके बाद हम इस ब्लैंक डाया पे डेप्थ ऑफ टीथ निकाल लें। देखिए यहाँ पर इतनी डेप्थ तक कटिंग हो रही है, इतनी डेप्थ तक। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि हम कितनी डेप्थ तक टीथ को काटेंगे। बहुत ज़्यादा डेप्थ में काट देंगे, सपोज करिए ये गियर हो जाए, इस तरीके के अगर हम टीथ बना दें तो उस समय क्या हो जाएगा, ये डेप्थ ऑफ टीथ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये क्या हो जाएंगे, वीकर बनेंगे, और जब वीकर बनेंगे तो ये हमारे फेल हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ टीथ को भी डिसाइड करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा डेप्थ ऑफ टीथ। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ये पॉइंट 1 ब्लैंक था, डेप्थ ऑफ टीथ। अब डेप्थ ऑफ टीथ जब हम निकालेंगे तो फार्मूला हमारा होता है 2.5 इंटू M, 2.5 इंटू मॉड्यूल, मॉड्यूल में 2.5 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ टीथ निकल जाएगा। अब इसके बाद अगर हमें इस डेप्थ ऑफ टीथ के बाद पिच निकालना हो, आप जानते हैं पिच होता है, पिच सर्किल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग पिच अगर निकालना चाहें तो पिच इज इक्वल टू, ये हमारा होता है 3 इंटू मॉड्यूल। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद इस क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन निकालना हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, रोटेशन ऑफ
रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। जब इस क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन निकालते हैं तो देखिए उस समय क्या होता है, ये जो हम स्टैंडर्ड गियर यूज कर रहे थे, यहाँ पर देखिए हम लोग एक स्टैंडर्ड गियर, ये हमारा होगा स्टैंडर्ड गियर। इस स्टैंडर्ड गियर पर जितने नंबर ऑफ टीथ होंगे, है ना, नंबर ऑफ टीथ ऑन स्टैंडर्ड गियर अपॉन, अब उसके बाद इस वर्कपीस वाले प्लेट में हमें कितना नंबर ऑफ टीथ काटना है, वो है ना, नंबर ऑफ टीथ इन किस में हम लोग काट रहे हैं, बेस प्लेट में काट रहे हैं, तो इन बेस प्लेट या वर्किंग प्लेट। तो इस तरीके से इस क्रैंक शाफ्ट की हमारी रोटेशन मिल जाएगी। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए नंबर ऑफ टीथ, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस पे नंबर ऑफ टीथ क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, 30, 40 या 50, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नोट नंबर ऑफ टीथ विल बी कांस्टेंट। ये हमारे कांस्टेंट होते हैं और कितने होते हैं, 30, 40 या 50, लेकिन मैक्सिमम किसका यूज किया जाता है, 40। तो 40 आर यूज्ड मैक्सिमम। जब कहा जाए कि 30 या 50 वाला नंबर ऑफ टीथ यूज करना है, तब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अदरवाइज जब कुछ ना कहे तो हम लोग 40 वाले टीथ को यूज करेंगे, है ना, स्टैंडर्ड। तो अब समझिए कि कैसे इस पे हम लोग इस क्रैंक शाफ्ट की रोटेशन से इस पर नंबर ऑफ टीथ काट लेते हैं। तो देखिए जब भी एक वर्कपीस आपको मिलेगा, ऐसा वर्कपीस मिलेगा, तो इस वर्कपीस का डाया आपका दिया रहेगा। दूसरी बात, इस वर्कपीस की थिकनेस भी आपकी इस तरीके से दी रहेगी। तो अब क्या होगा, इस वर्कपीस पर कोई भी आदमी ये कहेगा कि आपको 30 टीथ बनाना है, आपको 40 टीथ बनाना है, आपको 80 टीथ बनाना है, आपको 20 टीथ बनाना है। तो हम उस समय क्या करेंगे, जब नंबर ऑफ टीथ जो बनाना है उसकी संख्या देखिए, यहाँ पर ये प्लेट में 21, 23, 27, 29, 31, 33, अगर इसमें मैच करे तो हम लोग इसमें प्लेट वाले में, प्लेट 1 में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, अगर इसमें मैच करे तो हम लोग सिंपल इंडेक्सिंग का उपयोग करते हैं। और अगर नंबर ऑफ टीथ इन सबसे ज़्यादा एक्सीड कर जाए, अभी हम लोग उस पर भी चेक करेंगे फार्मूले से, जब एक्सीड कर जाए तो उस समय हम लोग इन दोनों का उपयोग कर लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन से हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए सपोज करिए एक क्वेश्चन दिया था, गिवन ए प्लेट in which produce 36 number of teeth, in which produce 36 number of teeth, 36 टीथ को हमें बनाना है। सो देन फाइंड द रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, फाइंड द रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। अब हम क्या करेंगे, क्रैंक शाफ्ट, इस क्रैंक शाफ्ट या इंडक्सिंग प्लेट की रोटेशन को निकालना है।
तो अब देखिए, चलिए हमारा फार्मूला क्या है, रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट इज इक्वल टू, हम लोग फार्मूला जानते हैं, रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन स्टैंडर्ड गियर। तो एक स्टैंडर्ड गियर हमारा ये रहेगा, इस पे नंबर ऑफ टीथ हम लोग क्या ले लेंगे, 40 ले लेंगे। उसके बाद बटे में नंबर ऑफ टीथ इन बेस प्लेट, बेस प्लेट का मतलब जिस प्लेट पर नंबर ऑफ टीथ बनाना हो, तो हमें कितना बनाना था, 36 बनाना था। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 40 स्टैंडर्ड टीथ ऑब्लिक में 36 हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, इसे हम लोग देखिएगा, अगर 20/18 कर सकते हैं, या इसे हम लोग ऐसे और स्पेसिफाई कर सकते हैं 10/9। चाहे अब देखिए, इतना दशमलव में कभी भी स्पेसिफाई नहीं करना है, हमेशा एक मतलब सेम डिजिट में रहना चाहिए, दशमलव वाले डिजिट में इसे स्पेसिफाई नहीं करना है। तो आप देखिए 20/18, अभी इसे रुक जाइए, जब 20/18 आ गया तो ये जो नीचे वाला 18 है, यहाँ पे देखिए नीचे वाला 18 और ऊपर वाला जो 20 है, ये सब हमें किस चीज़ को डिवाइड कर, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए कभी कभी, अभी तो ये आपका सिंपल सा इस तरीके का आ गया 20/18, 20/18। जब आपका क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाए, क्रिटिकल प्रॉब्लम का मतलब इसी में दो क्वेश्चन को लेके एक साथ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए। देखिए एक क्वेश्चन के और हम लोग ले लेते हैं, दोनों पैरेलल ले लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट व्हेन हम इस पे क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टीथ को जनरेट कर लेंगे। सपोज करिए इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ टीथ ले लेते हैं, मान लीजिए 50। अगर हम लोग इसके लिए नंबर ऑफ टीथ ले लेंगे, व्हेन 50 नंबर ऑफ टीथ आर जनरेटेड, जब 50 नंबर ऑफ टीथ जनरेट करना हो तो उस समय क्रैंक की रोटेशन फाइंड करिए। चलिए चेक करते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं क्रैंक रोटेशन CR इज इक्वल टू ऐसे स्टैंडर्ड टीथ अपॉन कौन सा, बेस प्लेट टीथ। तो स्टैंडर्ड टीथ हम लोग कितना लेंगे, इसमें 40 लेंगे। 40 ऑब्लिक में कितने टीथ हमें काटने हैं, 50 टीथ काटने हैं, तो ये हम ले लेंगे 50। अब हमारा इसको अब सिंप्लीफाई करिए। देखिए जब हम यहाँ तक रुके थे वही आपको बताना चाह रहे हैं। ये हो गया 20/25, इस तरीके से हमारा हो गया। इसके बाद अब इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4/5, इस तरीके से हमारा हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो 5 आएगा, अब वही हम आपको डिवीज़न दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो 5 आएगा ये हमारा दिखाता है नंबर ऑफ होल्स ऑन द प्लेट, इंडक्सिंग प्लेट। ये जो नंबर ऑफ होल है यही हमारा दिखाता है इंडक्सिंग प्लेट में। ये हमारा हो गया नंबर ऑफ होल्स ऑन इंडक्सिंग प्लेट। जो भी डिनोमिनेटर होगा, जैसे यहाँ पर 20/18, तो यहाँ पर जो आएगा 18 जो आएगा वो होगा नंबर ऑफ होल्स
ऑन इंडेक्सिंग प्लेट। अब देखिए इसमें 18 नंबर ऑफ होल आया है, तो इसका मतलब ऐसी इंडेक्सिंग प्लेट हम यूज करेंगे जिसमें 18 नंबर ऑफ होल होने चाहिए। और हम लोग अगर सिंपल इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, सिंपल हमारे सिलेबस में यही है तो हम लोग इसी को लेके चलेंगे। अगर हम लोग सिंपल इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं तो चेक करिए कि क्या 18 नंबर होल्स वाले, मतलब 18 नंबर वाले होल्स की प्लेट हमारे पास उपलब्ध है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 15, 16, 17, 18, तो 18 नंबर वाली होल हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ से आंसर आ गया कि अगर हमें 36 टीथ काटना है, 36 टीथ काटना है तो कितने होल वाली प्लेट को यूज करेंगे जब सिंपल इंडेक्सिंग कर रहे हों। तो आंसर क्या जवाब देंगे, कितने नंबर ऑफ होल्स, 18 नंबर ऑफ होल्स वाली प्लेट को सिलेक्ट करेंगे। 18 का मतलब ये आंसर हमारा होगा। अब उसके बाद मान लीजिए 18 नंबर वाली प्लेट यहाँ पे हमने लगा दिया। अब ये जो क्रैंक हमारा रोटेट करेगा, इस पे रोटेशन ऑफ क्रैंक जो आया था, तो ये हमारा होता है नंबर ऑफ होल्स रोटेशन। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इस पिन को बाहर निकालेंगे और ऐसे इसको घुमाएंगे। कितना होल घुमाएंगे, 20 होल। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे और घुमा के इस वाले होल को इस पॉइंट के सामने ले आएंगे। मतलब 20 होल इसको घुमाना है। जब 20 होल घूम जाएगा, या हम ऐसा करेंगे कि ये वाला जो हमारा ये है, इस पिन को हम बाहर निकालेंगे और पिन को ऐसे घुमाना शुरू करेंगे। तो हमारा कितना पूरा घूमते घूमते एक राउंड हुआ, फिर दोबारा राउंड में यहाँ पर आकर रुकेगा। जब यहाँ पर आकर रुकेगा तो हम इस पिन को यहाँ पर लॉक कर देंगे। तो जब हमने देखा एक राउंड घूमा, फिर दूसरे राउंड में इतना होल तक घूमा, तो ये शाफ्ट हमारी एक राउंड घूमेगी और दूसरे राउंड में थोड़ा सा घूमेगी, तो इसको भी उतना ही घुमाएगी। तो ये वाली प्लेट थोड़ा सा आगे खिसक जाएगी। फिर वहाँ पर हम टीथ को कंप्लीट कर लेंगे। जब एक टीथ हमारा बन जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, पुनः 18 नंबर वाली प्लेट तो हमारे पास फिक्स हो चुकी है। पुनः ये पिन हमारी यहाँ पे लगी हुई थी, हम पिन को बाहर करेंगे। फिर पिन को कितना 20 होल कंटिन्यू 20 होल गिन के ऐसे लगाएंगे। तो हो सकता है अब की बार पिन यहाँ पर लग जाए, तो फिर से क्या होगा, रोटेट कर जाएगा। फिर ये गियर खिसक जाएगा, फिर इसको भी ऐसे खिसका देगा, तो यहाँ पर दूसरा टीथ जनरेट हो जाएगा। सिमिलर तीसरी बार भी ऐसे ही करेंगे। तो इस तरीके से हमारे कुल कितने टीथ कंप्लीट हो जाएंगे, 36 टीथ कंप्लीट हो जाएंगे इस इंडेक्सिंग के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया, अब देखिए यहाँ पर एक साथ समझाने का क्या मतलब था। यहाँ पर हमारा डिवीजन आया 4/5 या 20/25। अच्छा देखिए, अगर सिंपल इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं तो क्या 25 होल वाला हमारे पास कोई प्लेट है, 25 होल वाली कोई प्लेट है। तो यहाँ देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। जब 21 से अधिक आंसर आ जाए, 25, 26, 27, 28 आ जाए, तो और छोटा कर लीजिए। हमने और छोटा किया तो 4/5 आ गया। अब क्या 5 वाली होल प्लेट हमारे पास है, चेक करते हैं। तो हमारे पास 15 से स्टार्ट है, 5 वाली भी होल प्लेट नहीं है। तो इस 5 में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में अगर सेम संख्या का मल्टीप्लाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इस 5 वाले में 5 में हम ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करें जो आंसर में इन सभी में से किसी एक पर आ जाए। जैसे सपोज करिए ये 5 था, अगर हम 5 में 1 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो आएगा आंसर 5। कोई प्लेट नहीं मैच कर रही है। अगर हम 5 में 2 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो 10 आएगा, कोई प्लेट मैच नहीं कर रही है। अगर हम 5 में 3 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो 15 आएगा। यहाँ देखिए 15 वाली प्लेट हमारे पास उपलब्ध है।
तो हम क्या करेंगे, इस 15 वाली प्लेट को यहाँ पर लगा देंगे। तो अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में ये आंसर अगर पूछा जाए कि अगर हमें 50 टीथ कट करने हो तो कितने नंबर होल्स वाली प्लेट को सिलेक्ट करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 15 नंबर वाली होल प्लेट को सिलेक्ट करना है। अब 15 नंबर वाली होल प्लेट यहाँ पर लगा देंगे। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद जैसे इसमें हमने 20 बिंदु तक इसे रोटेट कराया था, पिन को बाहर निकाला, 20 होल तक काउंट करके उस पर लॉक कर दिया। तो अब इसमें हमें क्या करना है, ऊपर देखिए, यहाँ देखिए ये आंसर आया था हमारा 4/5। जब नीचे हमने 3 का मल्टीप्लाइड किया था तो 15 वाली मैच हुई थी, तो ऊपर भी हमें 3 का मल्टीप्लाइड करना होगा, तभी तो दोनों वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये फाइनली आंसर आएगा 12/15। तो होल प्लेट कितने नंबर की सिलेक्ट करेंगे, 15 नंबर की। और एक सर्कुलेशन जब रोटेट कराएंगे तो कितना होल रोटेट कराएंगे, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसे रोटेट कराकर फिर से यहीं पर लाकर लॉक कर देंगे, फिर दोबारा रोटेट कराएंगे, फिर 12 में होल पर लॉक कर देंगे। हालांकि होल इस पर 15 कितना रहेगा, 15 रहेगा, तो 3 होल पहले ही लॉक होगा। ये हमने 12 होल का बना दिया है, उसमें 15 होल का रहेगा क्योंकि 15 वाली हमने सेलेक्ट किया है। तो ये क्वेश्चन आपका आता है पूरे इंडेक्सिंग से, यही टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। एक और अनदर टाइप का हम लोग सीख लेते हैं। जब आपका आंसर ऐसे आ जाए 3 सही, 4/17, 2 सही, 5/21, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आंसर आ जाए तो उस समय हम लोग क्या जवाब देंगे, तो उस टाइप का भी हम लोग मेथड सीख लेते हैं। देखिए इस प्लेट पे डिवीज़न बना रहने दीजिए, ये सब नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन हमारा रहेगा फाइंड द क्रैंक रोटेशन एंड select which number of holes indexing plate are select. Indexing plate are selected when number of teeth are 28 जनरेटेड, 28 ले लेते हैं। जब कह रहा है कि किसी बेस प्लेट में 28 गियर टीथ काटने हो, मतलब ये वाली जो बेस प्लेट है इस पे 28 गियर टीथ काटने हो, तो उस समय हम इस क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन ज्ञात करें और उसके बाद कितने नंबर ऑफ होल्स वाली प्लेट को यूज करेंगे। और ये सारा हमारा चलेगा सिंपल इंडेक्सिंग के लिए, ये प्लेन इंडेक्सिंग की बात हम और अदर इंडेक्सिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो होल प्लेट इसी में से हमें सेलेक्ट करना है। अब चलिए चेक करते हैं। तो पहले देखिए क्रैंक शाफ्ट रोटेशन, शाफ्ट रोटेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टीथ अपॉन कटिंग टीथ, जितना टीथ हमें काटना होगा। अब स्टैंडर्ड टीथ हम कितना सेलेक्ट करेंगे, 40 वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब हमें कितने टीथ काटने थे, 28 टीथ काटने थे, तो यहाँ पर कर देंगे 40/28। अच्छा देखिए क्या 28 यहाँ किसी से मैच करेगा,
नहीं मैच करेगा। और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 20/14। 14 में क्या किसी से मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10/7। 7 भी हमारा कहीं पर नहीं मैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा डिवीज़न में सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस डिनोमिनेटर में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें जो इस नंबर ऑफ प्लेट में मैच कर जाए, इस होल वाली प्लेट में मैच कर जाए। तो अगर हम 7 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो 7 कहीं आंसर नहीं मैच करेगा। 2 में करेंगे तो भी नहीं मैच करेगा। लेकिन 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो देखिए 21 नंबर होल वाली प्लेट हमारे पास उपलब्ध है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे देखिएगा 7 मल्टीप्लाइड 3। इससे पहले थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई कैसा कर लेंगे, इसको हम लोग ऐसा कर लेंगे, ये हो जाएगा 137। इसको अगर इस तरीके से हम लोग लिख दें तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 1 2 7 प्लस 3 10/7। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लोग कर लें। सपोज करिए 1 1 यहाँ पर 3/7 इंटू 7 में हम लोग किसका मल्टीप्लाइड कर रहे थे, 3 का मल्टीप्लाइड कर रहे थे। तो हमारा आंसर कितना रहा था 21। तो ये हो गया 3 इंटू ऊपर भी हम लोग किसका मल्टीप्लाइड करेंगे 3 का। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 19 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21। तो अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, अब आंसर हम लोग देंगे 21 नंबर ऑफ होल्स वाली प्लेट सेलेक्ट करेंगे। 21 नंबर ऑफ होल्स वाली प्लेट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। दूसरी बात कर रहा है क्रैंक का रोटेशन। तो ये वाली जो वैल्यू आती है, ये वाली वैल्यू 1 इज फुल रोटेशन ऑफ क्रैंक। ये जो हमारा क्रैंक होगा, ये जो क्रैंक होगा, पहले हम क्या करेंगे, इस पिन को किसी भी पॉइंट पे लॉक करके वहाँ से एक कंप्लीट रोटेशन कराएंगे। कंप्लीट रोटेशन का मतलब 21 होल था। सपोज करिए कि ये प्लेट हमारी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरीके से हमारे पास 21 होल हो जाए। अब मान लीजिए कि ये वाली पिन हमारी इस वाले होल में ऐसे सेलेक्ट की गई हो, तो हम क्या करेंगे, पहले पिन को बाहर निकालेंगे, एक कंप्लीट रोटेशन देंगे। जब एक कंप्लीट रोटेशन देंगे तो ये क्रैंक शाफ्ट भी एक रोटेशन पूरा घूमेगी, तो इस टीथ को एक टीथ आगे बढ़ाएगी। जब ये टीथ एक टीथ आगे बढ़ेगा उसके बाद हम पिन को बाहर निकालेंगे और ऊपर कितना है 9 है। पहले तो एक बार हमने क्रैंक शाफ्ट को कंप्लीट रोटेशन दे दिया, फिर पिन को हमने बाहर निकाला और 9 पॉइंट, मान लीजिए यहाँ से 21 पॉइंट डिवीज़न हुआ था। कंप्लीट रोटेशन के बाद पिन हमारी यहीं पे आ गई थी। फिर उसके बाद पिन को बाहर निकालेंगे और 9 ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिन को हम किस में फंसाएंगे, इस वाली पिन को यहाँ पे फंसा दिए। जब यहाँ पे फंसाएंगे तो थोड़ा सा ये और आगे बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा शाफ्ट रोटेट करेगी, तो ये भी थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। फिर यहीं पे स्टॉप कर देंगे और गियर टीथ को काट लेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, अब की बार पिन हमारी यहाँ पे लॉक थी। जब यहाँ पे लॉक थी तो यहाँ से 21 होल पूरा कंप्लीट, ऐसे देखिए पिन को बाहर निकालेंगे और इसको पूरा 21 होल्स रोटेट करा देंगे, पूरा रोटेट करा देंगे। फिर पिन आके यहाँ पे लॉक हो जाएगी, लेकिन अभी भी 9 होल्स एक्स्ट्रा चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर अब की बार पिन को हम लॉक करेंगे। जब यहाँ पर पिन को लॉक करेंगे तो फिर क्या, एक रोटेशन में एक टीथ आगे बढ़ा था और 9 बिंदु रोटेशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तो ये वाला हो सकता है पॉइंट यहाँ पे आ जाए। फिर टीथ हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से पूरे प्रोसेस को हम लोग करते रहेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग
सिंपल इंडेक्सिंग के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हमारा क्रैंक शाफ्ट रोटेशन पूछा है तो इस वाले सवाल में 1 फुल रोटेशन आएगा और 9 डिवीजन आगे जाना पड़ेगा। हर टीथ को काटने में एक बार क्रैंक शाफ्ट को फुल रोटेशन देना होगा और उसके बाद 9 बिंदु और आगे जाना होगा, 9 होल्स। और कितने होल वाली प्लेट सिलेक्ट करना होगा? 21 होल वाली प्लेट को हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद सिमिलर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से कर लेते हैं। इसे हटा के रखें, इसका काम नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो वो हमारा होगा, ऐसे कह रहा है, इफ क्वेश्चन हमारा है, इफ 36 गियर टीथ कट ऑन ए प्लेट, then find the crank rotation and select number of holes. Select indexing प्लेट। किस होल वाली प्लेट को हमें सिलेक्ट करना होगा? तो यहाँ पर क्रैंक रोटेशन इज इक्वल टू हो जाएगा स्टैंडर्ड टीथ ऑब्लिक में क्या हो जाएगा? कटिंग टीथ। कितना टीथ हमें काटना है? तो स्टैंडर्ड टीथ हमारी कितनी होती है? 40। ऑब्लिक में कितना टीथ काटना है? 36। तो ये हो जाएगा 40/36। अब इसमें देखिए इस तरह से CR बराबर 40/36 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20/18। और सिंप्लीफाई करिए देखिए तो ये हो जाएगा 10/9। अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को हमने ले लिया, फिर अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/9। ऐसा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस 9 से नंबर ऑफ होल्स अगर हमें मैच कराना होगा तो कौन सा मैच कराएंगे? 9 में अगर 1 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो कोई मैच नहीं होगा, लेकिन 2 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो 18 वाला होल मैच कर जाएगा। तो ऊपर भी हम 2 का मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो इस तरीके से एक फुल क्रैंक शाफ्ट को हम रोटेट कराएंगे। इसका आंसर आएगा 1, 2, 18। अब यहाँ पे क्या होगा? क्रैंक का रोटेशन एक बार पूरा फुल रोटेट कराना होगा। इस पे पूरा फुल रोटेट कराना होगा और दोबारा उसके बाद 2 बिंदु और फुल रोटेट कराने के बाद 2 पॉइंट और सेलेक्ट करके यहाँ पर पिन को लॉक कर देंगे और एक टीथ को काटेंगे। फिर जहाँ पर लॉक रहेगा वहाँ से दोबारा जब टीथ काटना होगा तो फिर पिन को बाहर करेंगे और एक क्रैंक को फुल रोटेशन देंगे और 2 बिंदु और आगे जाकर वहाँ पर पिन को लॉक कर देंगे। तो हर टीथ में 18 नंबर वाली होल्स प्लेट को सिलेक्ट करना है। हर टीथ काटने में एक बार क्रैंक का फुल रोटेशन होगा और फुल रोटेशन के बाद 2 होल्स और आगे जाकर पिन को लॉक करना है। तो ये आपने देखा, इस तरीके के पूरे फिनोमिना या अरेंजमेंट को हम लोग इंडेक्सिंग और डिवाइडिंग हेड के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग थोड़ा सा मिलिंग मशीन से रिलेटेड, मिलिंग ऑपरेशन से रिलेटेड SSC JE गेट और IES में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।